वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। तो धीरे धीरे हम लोग इस संक्रमण तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण जो है इसी क्रम में आज अगला देखेंगे चौथा कि अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत चौथा होता है आपका चुंबकीय गुणधर्म, यानी चुंबकीय गुणधर्म। तो संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो संक्रमण तत्व या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकांशतः आयनों में पाई जाती है। संक्रमण तत्व या आयनों में अधिकांशतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। तो ये अनपेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं तो अपना स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेट करते हैं, यानी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है डेरिवेट करते हैं। और इसी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपना एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्वयं द्वारा कुछ उत्पन्न करते हैं जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने पर उस क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाई जाती है और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को बढ़ा देते हैं, ऐसे संक्रमण तत्व या आयन को अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का कहा जाता है, यानी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का कहा जाता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे संक्रमण तत्व या आयन को अनुचुंबकीय कहा जाता है, मीन्स पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुचुंबक यानी संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण में क्या हो जाएगा आपका कि अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं और इनका अनुचुंबकत्व इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिन्हें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थों के अनुचुंबकत्व का मापन एक चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटान सूत्र द्वारा किया जाता है। म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटान फार्मूला द्वारा किया जाता है। और कुछ संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती है उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान जो शून्य हो जाता है, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू जो शून्य हो जाता है। और जहाँ पे स्मॉल n मीन्स होता है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार इनका अनुचुंबकीय गुण में किस प्रकार लिखना है आपको कि अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं और इनका अनुचुंबकत्व इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं
तो अपना एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर उस क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थों के अनुचुंबकत्व का मापन चुंबकीय गुण बराबर √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन द्वारा की जाती है, जहाँ n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तथा कुछ संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती है वे प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होते हैं। इसे हम लोग बाद में देखेंगे कि आपका ये Zn2+ या Zn या Cu सिंगल प्लस, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहती है, ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है जैसे Fe2+, Fe3+, Cu+, इनमें जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार से जाएगा आपका कि संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुणधर्म। तो संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुणधर्म में कि अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनका अनुचुंबकत्व इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हुए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिससे ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थों का अनुचुंबकत्व का मापन चुंबकीय गुण म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन द्वारा की जाती है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तथा कुछ संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं और उनका चुंबकीय गुण 0 होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के जैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपका Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के जैसे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपका Cu+, Sc3+, Ti4+, Zn2+, ये प्रतिचुंबकीय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका चुंबकीय गुण का व्याख्या हो जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन हो जाता है कि अधिकांश संक्रमण तत्व या आयन क्या होते हैं आपके अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और इनका अनुचुंबकत्व इनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक रहेगा उनका अनुचुंबकत्व उतना ज्यादा रहता है, तथा कुछ संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती है वे प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कुछ संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती वे प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये आप अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल को याद रखे रहना। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है वो महत्वपूर्ण रहता है, तो उनको देखते हैं हम लोग कि क्या क्या क्वेश्चन आता है इस बेस पर आपका कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय से रिलेटिव क्वेश्चन क्या क्या आता है। जैसे ये प्रश्न है आपका कि Cu+ जो है प्रतिचुंबकीय, Cu+ प्रतिचुंबकीय और Cu व Cu++ अनुचुंबकीय क्यों बोलते हैं। तो अनुचुंबकीय है क्यों बोल के ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है कि अनुचुंबकीय और एक जो प्रतिचुंबकीय है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे हम लोग कि
कि पहले जो तत्व रहा था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें Cu29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका आर्गन 3d9 और 4s2 हो जाता है या 3d10 और 4s2 हो जाता है। और इसका ऑर्बिटल विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये 3d9 और 3d9 और 4s2 होता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d4 और 4s2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे कि Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला तो Cu प्लस में आपका 28 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आर्गन 3d अब इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना ये 4s से पहले निकल जाता है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, तो 3d9 और 4s1 होता है। इसका ऑर्बिटल विन्यास करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ऑर्बिटल विन्यास करेंगे तो ये 3d9 और 4s1 हो जाता है। तो याद रखे रहना ऐसा कभी नहीं होता है, ये 3d में एक इलेक्ट्रॉन और 4s में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे ऐसा सिंगल हो सकता है, लेकिन s में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये d में अगर नहीं भरा रहेगा तो सीधा यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, तो ये 3d10 और यानी ये 4s0 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है ना यहाँ से तो 3d9 4s1 ना होकर 3d10 4s0 हो जाता है। अब Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आर्गन 3d9 4s2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो s से पूरा कम हो जाएगा 4s0 और आपका 3d9 अब 3d9 और 4s0 हो जाता है। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको ये 3d9 4s0 के आधार पर भी ऐसा बना सकते हैं या 3d10 4s1 यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो इसके आधार पर भी कर सकते हैं 3d10 4s1, क्योंकि आबोनियम के आधार पर कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 3d10 4s1 की बेस पर करेंगे तो इसका साधारण वाला हो जाएगा, फिर +1 में क्या होगा ये s से एक निकल जाएगा तो 3d10 4s0 हो जाएगा। फिर आपका 2 प्लस में क्या होगा ये s से एक निकलेगा और d से एक निकलेगा 3d9 4s0 हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेस पर कर सकते हैं 3d9 4s2 या 3d10 4s1 इस बेस पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखें ना कि ऊपर वाला बेस पर करने पर ऐसा विन्यास नहीं मिलना चाहिए 3d9 और 4s1 ऐसा नहीं आना चाहिए, दोनों में एक नहीं रहता है, इसको विशेष ध्यान रखना है s में और d में। बाकी इसके आधार पर आप करना, इसके आधार पर सहूलियत जाता है 3d10 और 4s1 बेस पर। तो इस प्रकार से इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, फिर ये तर्क देते हैं कि जिनमें अयोग्य इलेक्ट्रॉन होती है ना, जिनमें अयोग्य इलेक्ट्रॉन होती है वो अनुचुंबकीय होता है, वो आयन अनुचुंबकीय होता है, और जिसमें अयोग्य इलेक्ट्रॉन नहीं होती वो प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इस आधार पर इस Cu2 प्लस में अयोग्य इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। ये वाला जो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ये मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है। और इसमें आपका Cu सिंगल प्लस में +1 में अयोग्य इलेक्ट्रॉन नहीं है,
देन ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है वे अनुचुंबकीय होते हैं तथा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो इस प्रकार से जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है वो अनुचुंबकीय होते हैं और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होती वो प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे। तो पहले आपको ये तर्क देना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और ऑर्बिटल विन्यास, तदुपरांत जो है यह तर्क देंगे कि वह संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय तथा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। उपयुक्त विन्यास से स्पष्ट है कि Cu प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण Cu प्लस अनुचुंबकीय होता है, जबकि Cu डबल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये Cu डबल प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होता है और Cu प्लस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण वह प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो इस बेस पर बहुत क्वेश्चन आता है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय से रिलेटिव जो है इस प्रकार से के बहुत क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये पहला था आपका कि Cu प्लस और Cu डबल प्लस में कौन, Cu प्लस और Cu डबल प्लस में कौन अनुचुंबकीय। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल विन्यास करेंगे, उसके पश्चात तर्क देंगे कि वह संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। उपयुक्त विन्यास से स्पष्ट है कि Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होता है, यानी डबल प्लस जो अनुचुंबकीय होता है। ऐसे आ जाता है आपका Fe2 प्लस व 3 प्लस में कौन अधिक अनुचुंबकीय है। कहने का अर्थ दोनों अनुचुंबकीय, लेकिन कौन अधिक अनुचुंबकीय ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें याद रखे रहना, जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है वो अधिक अनुचुंबकीय होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्बिटल विन्यास करेंगे। उसके पश्चात जो यह तर्क देते हैं कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होता है वो अधिक अनुचुंबकीय होता है, यानी वह संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे अधिक अनुचुंबकीय होते हैं। वह संक्रमण तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वे अधिक अनुचुंबकीय होते हैं। उपयुक्त विन्यास से स्पष्ट है कि Fe3 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अतः Fe3 प्लस अधिक अनुचुंबकीय होता है। ऐसे आप लोग ट्राई किए रहना। ये Cu2 प्लस और आपका Zn2 प्लस में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार Cu का करेंगे परमाणु वाला और आयन वाला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर ऐसे जिंक वाला का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑर्बिटल विन्यास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑर्बिटल विन्यास करेंगे। फिर देखेंगे कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है वो अनुचुंबकीय होते हैं। Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होगा, जबकि Zn2 प्लस में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वह प्रतिचुंबकीय होता है। तो इस प्रकार ये था आपका अनुचुंबकीय व प्रतिचुंबकीय से संबंधित क्वेश्चन जो है का इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि Cu2 प्लस की चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना कीजिए, बोल के म्यू की गणना कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, पहले जो आयन बोला रहा था जैसे Cu2 प्लस है तो इसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑर्बिटल विन्यास कर देते हैं। तो Cu का 29 है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑर्बिटल विन्यास 3d10 4s1 की बेस पर कर सकते हैं या 3d9 4s2 बेस पर कर सकते हैं। अब उसके बाद जो उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑर्बिटल विन्यास करना है, उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑर्बिटल विन्यास करना है।
जिसका हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कैलकुलेट करना रहता है। जैसे आपका Cu2+ है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 27 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका आर्गन, ये 3D, ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 28 होगा, उसके बाद D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 27 होगा, तो ये हो जाएगा आपका D से भी 1 निकला 3D9 और 4s 0, तो ये 3D आपका 9 हो जाएगा, 3D9 और 4s 0 हो जाएगा। ये तो एक्स्ट्रा हो गया, तो पिछला वाला में भी थोड़ा केयर करना, तो ये 3D9 और ये आपका 4s 0 हो जाएगा, तो 3D9 4s 0। अतः Cu2+ के ऑर्बिटल विन्यास से स्पष्ट है, ऑर्बिटल विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 है, अर्थात स्मॉल n बराबर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार में स्मॉल n बराबर 1 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर फार्मूला हो जाता है आपका √n+2 बोर मैग्नेटान हो जाता है, √n+2 बोर मैग्नेटान हो जाएगा। n का वैल्यू होता है, इसके लिए आपका n का वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 2 यानी हो जाएगा आपका √2, 3 कम 3 हो जाता है √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 बोर मैग्नेटान। तो इस प्रकार से इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाता है, 1.732 हो जाता है। वर्गमूल 3 का मान निकालेंगे तो 1.732 होता है। ऐसे किसी क्वेश्चन में वर्गमूल 8 आ जाता है, तो याद रखना वर्गमूल 8 का मान 2.832 होता है, यानी 2.83 हो जाता है ये वर्गमूल 8 का मान। ये क्वेश्चन में आंसर आया आपका यानी 1.732। तो ऐसे आप लोग इसके लिए भी ट्राई किए रहना। ये निकिल 2+ के लिए म्यू का मान की गणना कीजिए, तो पहले निकिल का फिर 2+ का करेंगे, n का वैल्यू चयन करेंगे, तो यहाँ n बराबर 2 आता है, तो 2 × 2 = 2 यानी √8, और √8 का मान हो जाएगा 2.83 हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे कि इसका अगला गुणधर्म, जैसे रंगीन आयन का बनना, उत्प्रेरकीय गुणधर्म के बारे में।